नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब जैसा कि नाम से पता चलता है, हम इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पर इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जहां पर हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है और वो काम कैसे करता है, हमारी मदद किस प्रकार करता है और इसके बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, उसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। शुरुआत करते हैं प्रकाश से। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का एक परम स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य से हमें काफी हद तक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य से हमें दो ऊर्जा मिलती है, एक तो मिलती है ताप ऊर्जा और दूसरी मिलती है प्रकाश ऊर्जा। तो हमारा ज्यादातर जो प्रकाश होता है वो हमें सूर्य से ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिन सूर्य की वजह से होते हैं, परंतु सूर्य एक इकलौता प्रकाश का सोर्स नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रकाश के सोर्स हैं, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए बल्ब। पर इनको जलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बल्ब विद्युत को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस विद्युत की मदद से हमें प्रकाश देते हैं। अब चलिए एक सेकंड के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रकाश हो ही ना, तो क्या होगा। अगर प्रकाश हो ही ना तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते, आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, हर जगह सिर्फ काला रंग नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी देखने में मदद करता है प्रकाश। तो सवाल ये है कि आखिर हम अंधेरे में देख क्यों नहीं सकते, और अगर प्रकाश हमारी मदद करता है तो प्रकाश हमारी देखने में मदद करता कैसे है। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? जरा सोचिए। चलिए उत्तर जानते हैं। दरअसल मान लीजिए कोई प्रकाश का सोर्स है, जैसे कि एक बल्ब। तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलेंगी। मान लीजिए कि एक सेब रखा हुआ था, तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें उस सेब पर भी आएंगी। वहां पर क्या होगा कि ये जो सेब है वो प्रकाश का परावर्तन करेगा और उससे ये जो किरण होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और इसलिए ये जो किरण जो सेब पे पड़ी है वो हमारी आंखों तक आएगी और इस वजह से हम सेब को देख पाएंगे। अब जब अंधेरा होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें नहीं होती, तो जो सेब होता है उसके पास कोई भी किरण होती ही नहीं परावर्तन के लिए, और इसलिए सेब से कोई किरण परावर्तित नहीं होती और हमारी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती, और इसीलिए अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते। ये कारण है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते। अब एक और चीज है, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि शीशा। तो आखिर इसका रीजन क्या है? दरअसल इसका कारण ये है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरण जो सेब पर आई, वो किरणें क्या करेंगी कि वो इस शीशे के आर पार जा सकती हैं। अब क्योंकि ये शीशे के आर पार जा सकती है तो हमारी आंखों तक तो फिर भी पहुंच जाएगी। अब क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन सेब ने किया था तो हमारे आंखों तक जो रोशनी पहुंचेगी उससे हमें सेब दिखाई देगा, और क्योंकि बीच में शीशा है और फिर भी हम सेब देख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो शीशा है वो पारदर्शी होता है। और यही कारण है किसी चीज के पारदर्शी होने का, क्योंकि जितनी भी चीजें पारदर्शी होती हैं उनसे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं परावर्तन के बारे में। सवाल है कि क्या सभी वस्तुएं प्रकाश का समान रूप से परावर्तन करती हैं? जरा सोचिए। दरअसल इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अभी ही हमने देखा दो चीजों के बारे में, एक था हमारा सेब और दूसरा था हमारा शीशा। दोनों प्रकाश का परावर्तन एक तरीके से नहीं करती। एक से तो हमारी आंखों तक रोशनी आती है और दूसरे में तो रोशनी उसकी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वस्तु प्रकाश का अलग रूप से परावर्तन करती है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक सेब है और एक धातु है। हम जानते हैं कि जो सेब है वो रोशनी का परावर्तन उतने अच्छे से नहीं कर पाता, परंतु जो धातु होता है वो रोशनी का परावर्तन बहुत अच्छे से करता है, और इसीलिए धातु बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। चमकदार धातुओं की बात करी है तो सबसे चमकदार धातुओं में एक धातु है सिल्वर, और ये इतना ज्यादा चमकदार होता है कि हम इसे शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम कई तरह के शीशे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है समतल दर्पण का।
दरअसल हम जितने भी तरह के दर्पण बनाते हैं उन सभी में हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छे से परावर्तन करता है और इसलिए उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखता है वो काफी हद तक बिंब के बराबर होता है और इसीलिए वो परावर्तन काफी अच्छे से कर पाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है दर्पण बनाने के लिए। अब चलिए परावर्तन के कुछ नियमों को जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। अब आपतित किरण वो किरण होती है जो सोर्स से आई है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो आपतित किरण कही जा सकती है। आपतित किरण वो किरण होती है जिसका परावर्तन अभी होना है, तो आपतित किरण आएगी दर्पण पे और उसका परावर्तन होगा और उससे बनेगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण जिस पॉइंट पर दर्पण से टकराएगी उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो उसे कहा जाता है अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन में। इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो है वो तीनों मिलकर एक 2D इमेज बनाते हैं और इसीलिए वो तीनों ही एक ही तल में होंगे। चलिए अब जानते हैं आभासी और वास्तविक में अंतर। दरअसल जो प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है आभासी और जो शीशे के बाहर बनते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक। उदाहरण के लिए समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हमें हमारा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है। जब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है जो शीशे के अंदर हो उसे कहा जाता है आभासी, परंतु अगर वो प्रतिबिंब शीशे से बाहर बनता है और हम उसे किसी पेपर पे देख सकते हैं तो उसे कहा जाता है वास्तविक। अब ये जो होता है ये कभी भी समतल दर्पण में नहीं होता, ये होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। चलिए जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। दरअसल गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें एक गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े के आकार होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए हमारे पास एक शीशे की बॉल है और अगर हम इसे दोनों तरफ से काट दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का शीशा बच जाएगा। अगर हम इन दोनों शीशों से दर्पण बनाएं तो जो दर्पण बनेंगे वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो उन दर्पण में एक तो होता है हमारा मुख्य अक्ष, उसके अलावा इसके अंदर होता है एक मुख्य फोकस और एक होता है वक्रता केंद्रक और उसके अलावा एक होता है हमारा ध्रुव। अब ये चीजें क्या होती हैं इनके बारे में आपको घर से पढ़कर आना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी प्रकाश की, उसके बाद हमने जाना परावर्तन के बारे में और उसके बाद हमने जाना गोलीय दर्पण के बारे में। अब इन सभी चीजों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय पढ़ना है। उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस भाग में हम सीखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। परंतु प्रतिबिंब बनाना सीखने से पहले हमें कुछ शब्दावली जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इन शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जब हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे। ये जितने भी शब्दावली हैं उनसे एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है ध्रुव, जिसे हम P से भी डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रकों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पणों के पृष्ठ पर स्थित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 दर्पण दिए हुए हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही दर्पणों के केंद्र में P लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्रुव है, ये ध्रुव को दिखाता है। ध्रुव के बाद बात आती है वक्रता केंद्रक की, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है
और इस गोले का केंद्रक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्रक कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा दर्पण होता है, जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं वो एक बड़े गोले से काट कर बनाए जाते हैं। तो ये जो बड़ा गोला है उसका एक केंद्रक होगा, उसी केंद्रक को कहा जाता है वक्रता केंद्रक, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। अब अगर इसका केंद्रक है तो ये जो सर्कल है, ये जो गोला बना है, इसकी कोई त्रिज्या भी होगी। ये जो त्रिज्या होती है इसको कहा जाता है R, और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पणों के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष वह रेखा है जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके अलावा एक पॉइंट होता है F, इसे कहा जाता है मुख्य फोकस। ये जो हमारा मुख्य फोकस है और जो हमारा ध्रुव है, इसकी जो दूरी होती है इसे हम छोटे f से डिनोट करते हैं और इसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हुआ? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू 2F। यहाँ पर R हमारा वक्रता त्रिज्या है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो वक्रता केंद्रक है हमारा C और जो हमारा ध्रुव है, हमारा मुख्य फोकस उसके बिल्कुल बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा और जो हमारा फोकस होगा, तो हमारा वक्रता त्रिज्या हमारा फोकस का डबल होगा और इसलिए हम कह सकते हैं R बराबर में 2F। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मुख्य फोकस का काम क्या होता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दूर से आने वाली जितनी भी रेखा होती है उन सभी को फोकस पे लाता है। यानी कि अगर अनंत पर कोई हमारा बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी रेखाएं जाकर मिलेंगी हमारे फोकस पे। अगर हम वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण पे अनंत से जितनी भी रेखाएं आती हैं वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, परंतु अगर हम उन दिशाओं को पीछे की तरफ लेके आए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी रेखाएं हैं वो पीछे की तरफ एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जो कि पॉइंट होता है हमारा फोकस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे फोकस बनता है उत्तल दर्पण के केस में, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं क्योंकि आगे जाकर बिखर जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो पीछे फोकस से निकली हों। तो हमारी शब्दावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देख सकते हैं कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, परंतु उससे पहले आइए ये जानते हैं कि हमें देखनी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें साइज को देखना है कि क्या जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो छोटा है या फिर समान साइज का है। दूसरा हमें देखना होता है स्थान, कि आखिर जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है अथवा आभासी है। अगर जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो मिरर की दूसरी तरफ यानी कि मिरर के अंदर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि वो आभासी है, परंतु अगर वो मिरर के बाहर बनता है तो वो वास्तविक कहलाएगा। और हम इसकी प्रकृति के बारे में भी जानेंगे कि क्या वे आवर्धित है या फिर नहीं है। तो अब अगर हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें परावर्तन के कुछ नियम पढ़ने होंगे गोलीय दर्पणों के लिए। चलिए उन्हें जान लेते हैं। दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो वहां पर अगर कोई सी भी रेखा या फिर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी तो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर चली जाएगी, और इसका उल्टा भी सही होता है। यानी कि अगर कोई रेखा और प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पे मिलेगी पीछे की तरफ अगर हम रेखा को बढ़ाएं तो। चलिए अब जानते हैं दूसरा रूल। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिशा वापस परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा C पॉइंट है उससे कोई रेखा आती है हमारे दर्पण पे, तो जिस एंगल से वो आई है उसी पथ पे वो वापस भी चली जाएगी। चलिए फाइनली अब बचता है हमारा आखिरी रूल। हमारा आखिरी रूल है आपतित तथा परावर्तित किरणें
आपतन बिंदु यानी कि P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा P पॉइंट है उस पे कोई किरण आएगी तो वो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वो परावर्तित भी हो जाएगी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो अब हमने सारे रूल पढ़ लिए और हमने सारे के सारे शब्दावली जान लिए। अब फाइनली हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे हम सबसे दूर रखेंगे, यानी कि अनंत पे रखेंगे, और धीरे धीरे इस बिंब को पास लाते जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो जब हम अनंत पर डालते हैं तो अनंत पर रखे बिंब से हमेशा पैरेलल रेखाएं आती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई समांतर रेखा आएगी मुख्य अक्ष पे तो वो फोकस से पास करेगी, तो इसलिए जो हमारा इमेज बनेगा यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर। ये अत्यधिक छोटा होगा और ये बिंदु के आकार का होगा, और क्योंकि ये इमेज की उसी तरफ बना है जिस तरफ इमेज है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वास्तविक इमेज होगा और ये उल्टा होगा। अब इसके बाद हमें वस्तु को थोड़ा पास लाना है, तो अब हम क्या करते हैं कि C से थोड़ा सा पीछे रखते हैं इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा हमने सेंटर से पास करी है यानी कि वक्रता केंद्रक से, और दूसरी समांतर पास करी है मुख्य अक्ष से जो फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F तथा C के बीच में। यहाँ पर जो बनेगा इमेज वो छोटा होगा और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे यानी कि इस बार हम इसे रखते हैं C पर, तो C पर रखने पर हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है वो भी C पर ही बनता है और जो साइज है वो समान साइज है और ये वास्तविक है तथा उल्टा है। अब तक आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं जो हमारा साइज है वो बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु के आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज का हो गया, और जितने भी हैं वो सभी वास्तविक बने हैं तथा उल्टे बने हैं। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और पास लाएंगे यानी कि हम इसे C तथा F के बीच में रखेंगे। यहाँ पर जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब वो बनेगा C से परे, ये विवर्धित होगा यानी कि ये बड़ा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और पास लाते हैं यानी कि इस बार हम इसे फोकस पर रखते हैं। तो फोकस पर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर, और यहाँ पर जो साइज होगा वो अत्यधिक विवर्धित होगा क्योंकि अनंत पर बना कोई भी प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इस बार भी जो हमारा इमेज बनेगा वो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब आप देख सकते हैं कि अब तक जो हमारा साइज है प्रतिबिंब का वो बढ़ता जा रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ और अब अनंत पर बना है, परंतु अनंत से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि अब साइज इससे छोटा ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, वस्तु को थोड़ा और पास लाते हैं यानी कि F तथा P के बीच में रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो पहली बार दर्पण के पीछे बनेगा यानी कि ये वास्तविक नहीं रहा। यहाँ पर जो इमेज होगा वो विवर्धित होगा यानी कि बड़ा होगा और पहली बार आभासी तथा सीधा होगा। तो अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं जिसमें से 5 में वास्तविक इमेज बनती है और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें आभासी तथा सीधी इमेज बनती है। परंतु अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये सिर्फ आभासी इमेज ही बनाता है और इसके सिर्फ 2 ही केस हैं। तो चलिए जल्दी से उन्हें भी जान लेते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी इमेज फोकस पर बनती है, परंतु इस बार क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस जो हमारा दर्पण है उसके पीछे होता है, इसलिए फोकस पर इमेज बनेगी दर्पण के पीछे। ये भी अत्यधिक छोटी होगी और आभासी होगी तथा सीधी होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे वस्तु को थोड़ा और पास लाना है, तो अब हम इसे अनंत तथा P के बीच में रखते हैं। इस बार P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इस बार प्रतिबिंब छोटा होगा और इस बार भी ये आभासी तथा सीधा होगा। तो आपने एक बात देखी होगी कि दोनों ही केस में जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक वस्तु से छोटा बना है, यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसका इस्तेमाल करके हम सिर्फ छोटे इमेज यानी कि छोटा प्रतिबिंब ही बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इसके बारे में आप अपनी NCERT बुक का अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ सकते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं
कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। तो शुरुआत करनी है हमें ये जानते हुए कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या है। परंतु इसके बारे में जानने से पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि गोलीय दर्पणों से आखिर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पणों की बात करते हैं। इसके बारे में हम पिछली वीडियो जो थी उसमें भी बात कर चुके हैं और वहां पे तो हमने रेखाखंड का इस्तेमाल करके प्रतिबिंब बनाए भी थे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है उसके साइज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अनंत पर जब हमने वस्तु रखी थी तो बिंदु साइज का बना था। जब हमने इसे थोड़ा और पास लाया था तो जो हमारा प्रतिबिंब का आकार था वो थोड़ा छोटा हो गया। सी पर लाने पर इसका आकार समान साइज का हो गया था। जब इसे हम C और F के बीच में लेके आए थे तो साइज बड़ा हो गया था, और F पर लाने पर तो ये अनंत पर बनता है, मतलब बहुत बड़ा। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास में ला रहे थे, अवतल दर्पण में क्या हो रहा था कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो रहा था। वहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अनंत पर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो बिंदु आकार का बनता है, और अगर हम उसे P और अनंत के बीच में रखें तब हमारे प्रतिबिंब का साइज होता है छोटा। तो यानी कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सिर्फ ऐसी जगहों पर किया जा सकता है जहां पर हमें बिंब से छोटे आकार का प्रतिबिंब चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण होते किस प्रकार के हैं। हम जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अवतल दर्पण अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को समझते हुए। अब हम जानते हैं कि अगर हम अवतल दर्पण के फोकस से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण होगी वो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर जाएगी। तो अब फोकस पे मान लीजिए कि हम एक बल्ब लगाते हैं, तो होगा क्या कि बल्ब से जो रोशनी होगी वो जाएगी हमारे अवतल दर्पण पे, और अवतल दर्पण पे जब ये रोशनी जाएगी तो क्योंकि ये सारी रोशनी फोकस से आ रही है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी रोशनी होगी एक पतली सी रेखा बनाते हुए आगे की तरफ जाएगी। अब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम टॉर्च के अंदर, इसी का इस्तेमाल होता है सर्च लाइट के अंदर, और वाहन के अग्रदीप में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमें एक शक्तिशाली समांतर किरण मिलती है। तो अवतल दर्पण का एक इस्तेमाल तो ये हो गया कि हम टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली समांतर किरण पाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम हम उत्तल दर्पण के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर पीछे की तरफ होता है और वहां पर बल्ब लगाना तो संभव ही नहीं। चलिए जानते हैं इसका दूसरा उपयोग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं अवतल दर्पण में अगर हम कोई बिंब पास में रखें तो उससे बड़ी इमेज बनेगी। तो बड़े साइज की इमेज के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं सेविंग दर्पणों में, और इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स दांत को देखने के लिए, क्योंकि इन दोनों में ही हमें बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब चाहिए होता है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका तीसरा उपयोग है सौर भट्टियों में, क्योंकि जैसा कि हमने पहले केस में देखा कि क्या हो रहा था, जब हम फोकस पे कुछ रखते थे तो सारी की सारी किरणें समांतर जाती थी। अब अगर कोई किरण समांतर आ रही होगी तो वो भी फोकस पे आएगी। अब सौर भट्टियों में क्या होता है कि हमें सौर ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करना होता है। अब सूर्य तो हमसे अनंत जितना दूर ही समझ लीजिए, तो सूर्य की जितनी भी किरणें अवतल दर्पण पे पड़ेंगी वो लगभग हमारे मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी रोशनी को एक ही जगह पर फोकस किया जा सकता है, और इसीलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ पर होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग हम करते हैं पश्चिम दृश्य विंग दर्पणों के रूप में, यानी कि जो हमारी कार होती है उसके रियर व्यू मिरर, या फिर ये कह लीजिए कि पीछे से जो हम देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी नहीं, उसके रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि बात क्या है कि हमारे पास जगह छोटी सी है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पश्चिम दृश्य दर्पण नहीं लगा सकते, परंतु हमें पीछे का बहुत बड़ा इलाका उस दर्पण के अंदर देखना है। यानी कि इलाका तो बड़ा है परंतु हमें उसका प्रतिबिंब कैसा चाहिए, छोटा। और उत्तल दर्पण की यही खासियत है कि वो बिंब का आकार जो होता है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसीलिए इसे पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो खत्म हुआ, अब हमें जानना है चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो हमारा मिरर है, यानी कि जो हमारा दर्पण है, उससे कोई चीज अगर कितनी दूरी पे रखी गई हो तो उसे नापने के लिए हम किस तरह का चिन्ह लगाएंगे।
अब ये जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस अध्याय से जितने भी सवाल आते हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसको सरल करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों में समान ही होते हैं। ये है मुख्य अक्ष और ये है हमारा ध्रुव। अब ध्रुव की खासियत ये है कि हम अगर किसी भी चीज की दूरी नापेंगे दर्पण से तो वो मुख्य अक्ष से ही नापी जाएगी। अब अगर कोई भी चीज बाईं तरफ है तो वहां पर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और कोई चीज अगर दाईं तरफ है तो उस पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। इसी तरीके से कोई चीज अगर नीचे की तरफ है तो उस पे नेगेटिव का साइन लगेगा और कोई सी चीज ऊपर की तरफ है तो उस पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको बस ये 4 चीजें ही याद रखनी है कि किस तरह का साइन लगेगा और ये बात ध्यान में रखना है कि जितनी भी दूरी आप नापेंगे वो सारी की सारी ध्रुव से नापी जाएगी। चलिए अब जानते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर v का मतलब होता है प्रतिबिंब कितनी दूर है, u का मतलब होता है कि बिंब कितनी दूर है और f हमारी फोकस दूरी होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि दर्पण में इन दूरी को किस तरीके से नापना है। तो ये है हमारा दर्पण और ये है हमारा मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर एक फोकस होगा और एक होगा हमारा वक्रता केंद्र और ये है हमारा ध्रुव जहां से हमें सारी दूरी नापनी है। अब मान लीजिए कि ये है हमारा बिंब, तो इसकी दूरी हम नापेंगे ध्रुव से और इसे हम u का नाम देंगे। ये है हमारा प्रतिबिंब, मान लीजिए कि c और f के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी दूरी जो हम नापेंगे वो भी नापेंगे ध्रुव से और इसे नाम देंगे v का। और फोकस दूरी तो हमेशा समान ही रहती है, ध्रुव से f के बीच का जो दूरी होता है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो इस तरीके से आपको जितनी भी दूरी है वो नापनी है। चलिए अब देखते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। अब आवर्धन के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब इसका इस्तेमाल हम बचपन में करते थे किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। आवर्धन भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल आवर्धन का मतलब होता है कि जो हमारा बिंब है उसके कंपेयर में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना ज्यादा बड़ा है या फिर कितना ज्यादा छोटा है। तो अगर हम आवर्धन की डेफिनेशन की बात करें तो वो है गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बड़ा ही हो, क्योंकि वो छोटा भी हो सकता है। तो आवर्धन की अगर वैल्यू आती है 1, इसका मतलब जो बिंब है और प्रतिबिंब है वो समान आकार के हैं। 1 से अगर छोटी आती है इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो छोटा है और 1 से बड़ी आती है इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो बिंब के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर में प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h डैश लिखते हैं अपॉन में बिंब की ऊंचाई जिसे हम h लिखते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि जो हमारा शीशा होगा यानी कि दर्पण होगा उसमें कैसे नापना है। तो ये हमारा शीशा है और यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा बिंब है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी उसे कहा जाएगा h और जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी ऊंचाई को कहा जाएगा h डैश और h डैश अपॉन में h वो हमारा आ जाएगा आवर्धन। अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि हमें ना तो बिंब की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की, तो उसमें हम आवर्धन कैसे निकालेंगे। दरअसल आवर्धन जो होता है वो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो अगर बिंब की दूरी जो कि u होती है और प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v कहते हैं, तो उस केस में जो हमारा m होगा वो बराबर होगा h डैश अपॉन h, जो कि तो होता ही है, और ये माइनस v अपॉन u के भी बराबर होगा। तो अगर हमारे पास बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है तो वहां पर हम बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का इस्तेमाल करके भी आवर्धन को निकाल सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब अगर आपका जो आवर्धन है वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, यानी कि जिस तरफ हमारा शीशा है या दर्पण है उसी तरफ हमारी प्रतिबिंब भी बनेगी। परंतु अगर m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है और जो हमारा दर्पण है उसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से तो आप कोई सा भी सवाल जो दर्पण पर दिया जा सकता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात पर चलिए आज का होमवर्क देखते हैं। ये प्रश्न है जो आपको घर से सॉल्व करके लाना है। प्रश्न है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आपको बतानी है। तो ये सवाल आप लोग घर से कर आएंगे। इसका उत्तर है
कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा साइज में बिंब से छोटा होगा 0.23 गुना। तो कोशिश करिएगा कि आपका उत्तर भी यही आ सके। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। इस वीडियो में हमने जाना कि गोले दर्पणों का उपयोग क्या होता है और उसके अलावा हमने जाना चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। अब चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम पहले बात करेंगे अपवर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। पर ये जानने से पहले आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया गया था जहां पर आपको एक सवाल सॉल्व करके लाना था। तो अगर आपने वो सवाल सॉल्व कर लिया और आपका सही उत्तर आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आपसे वो सवाल नहीं हो पाया तो चलिए देखते हैं कि उस सवाल को करना किस तरीके से है। तो सवाल था कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता थी 3 मीटर और एक बस इससे 5 मीटर की दूरी पर स्थित था। तो हमें बताना था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो वक्रता त्रिज्या और दूसरी दी हुई है बस की दूरी हमारे जो दर्पण है उससे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर हो गई और बिंब की दूरी हो गई -5 मीटर, क्योंकि जो हमारा बस है वो हमारे दर्पण से बाईं तरफ पे होगा। मिरर के अंदर कोई सी भी चीज पॉजिटिव होती है, परंतु जो हमारा दर्पण है उसके बाहर कोई सी भी चीज कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसलिए यू हमारा -5 मीटर होगा। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और हमें जानना है कि इसका आवर्धन कितना है और हमें ये दोनों बातें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। परंतु फोकस दूरी दी नहीं थी, पर हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। और अब हम इसके अंदर दर्पण का सूत्र लगा सकते हैं। तो दर्पण का सूत्र था 1/v प्लस में 1/u बराबर होता है 1/f। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता तो उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे तो f की वैल्यू थी 1.5 और u की वैल्यू थी -5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/1.5 प्लस में 1/5, जिससे वैल्यू आ जाएगी 6.5 में 7.5। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू आई है ये 1/v की है। तो v का वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी 7.50 में 6.50, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा प्लस में 1.15 मीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आई है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना होगा, और पीछे बना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सारी आभासी चीजें हमेशा सीधी होती हैं। तो आभासी होगा और सीधा होगा, परंतु अभी भी हम उसके साइज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा आवर्धन। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है h'/h। परंतु हमें यहाँ पर ना तो बिंब की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की, तो यहाँ पर हम इसका दूसरा सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो है माइनस में v/u। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस में 1.15 अपॉन में माइनस का 5। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी प्लस 0.23 मीटर। तो क्योंकि ये 0.23 है यानी कि 1 से कम है, हम कह सकते हैं प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा साइज में बिंब से 0.23 गुना छोटा है। चलिए ये सवाल तो हुआ खत्म। अब शुरुआत करते हैं जानते हुए अपवर्तन को। अब अपवर्तन सिर्फ उन चीजों में होता है जो पारदर्शी होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं पारदर्शी चीजें पारदर्शी इसलिए होती हैं क्योंकि उनसे प्रकाश की किरण दूसरी तरफ जा सकती है। परंतु प्रकाश की किरण जब इन चीजों से, जितनी भी पारदर्शी चीजें होती हैं, इनसे दूसरी तरफ जाती है तो होता क्या है कि प्रकाश की किरण उतनी तेज नहीं हो पाती जितनी तेज वो हवा में थी, और इस वजह से क्या होता है कि ये किरणें सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। और ये जो प्रकाश की किरण का मुड़ना होता है इन चीजों की वजह से जो पारदर्शी है परंतु हवा नहीं है, इसे ही कहा जाता है अपवर्तन। अब जो प्रकाश की किरण है वो किस तरफ मुड़ेगी, चलिए ये जानते हैं। तो हम जानते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल माध्यम। अब अगर हम उदाहरण के लिए ग्लास की बात करें तो ग्लास सघन होता है अगर हम उसे हवा से कंपेयर करें। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं जब कोई सी चीज विरल माध्यम से सघन में आती है।
तो अगर कोई आपतित किरण मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो जहां पर ये सघन माध्यम से टकराएगी वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसे कहा जाता है अभिलंब। और यहाँ पर जो किरण होगी अपवर्तित किरण, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसा होता है जब विरल माध्यम से कोई चीज सघन माध्यम में आती है। अब इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है जब कोई चीज सघन माध्यम से विरल में आएगी। तो यहाँ पर भी आपतित किरण आएगी तो सबसे पहले हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है तो इस बार ये अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। और ऐसा होता है जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। तो यहाँ पर दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, जो किरणें मुड़ती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो हमारी प्रकाश है उसकी गति अलग अलग होती है। और ये किस तरफ मुड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल में आ रही है या फिर विरल से सघन में जा रही है। चलिए अब अपवर्तन के कुछ नियम देख लेते हैं। दरअसल अपवर्तन के सिर्फ दो नियम ही हैं और पहला नियम तो वैसा ही है जैसा हमने परावर्तन में पढ़ा था। ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर तो ज्यादा कुछ समझना नहीं क्योंकि ये वही है जो हमने पढ़ा था परावर्तन के केस में। दूसरा केस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा केस जो है उसके अनुसार अगर I आपतन का कोण हो तथा R अपवर्तन का कोण हो तो साइन I अपॉन में साइन R जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू होती है जो नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर ये तो पता ही नहीं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, चलिए उसे जान लेते हैं। ये है हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है आपतन कोण। आप देख सकते हैं यहाँ पर I से उसे दिखाया गया है। और ये है हमारी अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है अपवर्तन का कोण। और साइन I अपॉन में साइन R अगर हम लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा फिक्स होती है, तो वो नहीं बदलेगी। अब ये जो नियम है इसके बारे में हमें एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था स्नेल, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नेल का नियम। चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई कांच का स्लैब हो तो उससे अपवर्तन किस तरह से होगा। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसकी शुरुआत होगी हमारे आपतित किरण से। ये जहां पर कांच के स्लैब से टकराएगी वहां पर हम सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर जब ये इसके अंदर आ जाएगी तो इसके अंदर तो ये सीधी ही जाएगी, परंतु कांच के स्लैब के एंड पर आने पर इसका फिर से अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक अभिलंब खींचेंगे और क्योंकि इस बार सघन से विरल माध्यम में आ रही है किरण इसलिए ये इस बार अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी और इसे कहा जाएगा निर्गत किरण। अब अगर आपतित किरण का अपवर्तन नहीं हुआ होता तो वो सीधी आती, तो ये जो दोनों किरण है, जो किरण हो सकती थी और जो किरण अभी निकली है, वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं और इनके बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है प्रसव विस्थापन। चलिए ये तो हुआ अपवर्तन एक कांच के स्लैब से। अब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचारण की अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर सूत्र कह सकते हैं वो होता है n21 बराबर में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम v1 और v2 से भी दिखा सकते हैं। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है निर्वात में, जो कि है 3 गुने में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हवा में भी लगभग इतनी ही चाल होती है, इसलिए हम निर्वात और हवा को एक ही मानकर चलते हैं। तो हम किसी भी चीज के सघन और विरल होने की बात इस बात पर निकालते हैं कि वो हवा के मुकाबले उस माध्यम में लाइट कितनी तेजी से चलती है। तो अगर एक माध्यम निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है और इसका फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में v है तो इसे हम कहेंगे nm, जो बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर c अपॉन में v। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सभी याद नहीं करने, ये 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि हवा में 1.0003, बर्फ में 1.31, जल में 1.33
और लास्ट में डायमंड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमंड में निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है जो कि है 2.42। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सबसे पहले जाना कि अपवर्तन क्या होता है और उसके बाद हमने जाना कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय। वहां पर आपको इसी नाम से ये टॉपिक मिल जाएंगे, यानी कि अपवर्तन और अपवर्तनांक आपको पढ़कर आने हैं। इस अध्याय का 5वां और आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस आखिरी भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और हम जानेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन के बारे में और अंत में हम जानेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। तो आज हम ये 3 टॉपिक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लेंसों को जानते हुए। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए ये सभी लेंस के उदाहरण होंगे। इसमें से पहला वाला जो है इसे कहते हैं द्विअवतल, जिसे हम आम भाषा में अवतल लेंस भी कहते हैं। वहीं दूसरे वाले को कहा जाता है द्विउत्तल और इसे हम आम भाषा में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी लेंस हैं उनके बारे में हमें इस अध्याय में नहीं पढ़ना। तो हम इस अध्याय में सिर्फ 2 लेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 लेंस कौन से हैं? एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तल लेंस से। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। और अगर हम इसके रे डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी समांतर रेखाएं आ रही हैं वो सभी की सभी फोकस पर मिल रही हैं और इसीलिए इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसे आम भाषा में या तो उत्तल लेंस कहते हैं या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आप जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस कुछ ऐसा दिखता है। यह लेंस अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है और इसीलिए यह बीच की अपेक्षा किनारों से ज्यादा मोटा होता है। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो वो इसे अलग अलग दिशाओं में फैला देता है और इसीलिए हम इसे आम भाषा में अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, अवतल लेंस और दूसरा है अपसारी लेंस। अब चलिए हम जानेंगे कुछ शब्दावली को, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना सीखने के लिए शब्दावली जानना तो जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि ज्यादातर शब्दावली हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वक्रता केंद्र से। लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी लेंस बनते हैं उसके लिए 2 अलग अलग गोले चाहिए होते हैं। अब क्योंकि हर गोले का अपना केंद्र होता है इसीलिए हर लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। वक्रता केंद्र के बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। अब अगर हम दर्पण की बात करें तो उसमें मुख्य अक्ष क्या होता था? जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को जोड़ता था। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जो होती है उसे ही कहा जाता है मुख्य अक्ष। चलिए देखते हैं अगली शब्दावली को। तो अगली शब्दावली है प्रकाशिक केंद्र। अब ये नाम तो नया है परंतु इसका काम पुराना वाला ही है। दरअसल जो हमारा दर्पण होता था उसमें जो केंद्रक होता था जिसे हम ध्रुव कहते थे, लेंस में जो ध्रुव होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। दरअसल जो दर्पण होता था उसके सेंटर में ध्रुव होता था, उसी तरीके से लेंस के सेंटर में होता है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र की एक बड़ी खास बात है। ये खास बात ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है वो बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपवर्तन नहीं होता। उस रेखा का या फिर प्रकाश का अपवर्तन तो होता है परंतु अपवर्तन होने के बाद भी उसमें कोई विचलन नहीं आती और इसीलिए ये बिना किसी विचलन के हमारे प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाता है। अगली शब्दावली है फोकस। अब जैसा कि दर्पण में एक फोकस होता था जो हमारे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता था, परंतु यहाँ पर हमारे पास 2 वक्रता केंद्र हैं इसीलिए 2 फोकस होते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक या फिर अपर्चर कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसका द्वारक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शब्दावली खत्म होती है। चलिए जल्दी से कुछ नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई सी भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब बनाना सीखने की। शुरुआत करेंगे हम उत्तल लेंस से, जिसके अंदर 6 केस है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे बहुत दूर यानी कि अनंत पर रखेंगे और धीरे धीरे उसे पास लेते आएंगे। तो सबसे पहले वस्तु होगा अनंत पर। यहाँ पर अगर हम रे डायग्राम देखें तो यहाँ पर होगा क्या कि अनंत से तो समांतर रेखाएं आती हैं और समांतर रेखाएं जब आएंगी तो वो आएंगी और मिलेंगी फोकस पर, और इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 वाले फोकस पर, जो कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा यानी कि बिंदु साइज का होगा और ये वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। इसके बाद जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे तो वस्तु होगा हमारे 2F1 से थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर एक रेखा समांतर जा रही है जो फोकस पर जाकर मिलेगी और दूसरी रेखा O से जा रही है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और इससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। इसका साइज छोटा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम वस्तु को और पास लाएंगे तो वस्तु हो जाएगी 2F1 पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेखा जाएगी समांतर जो फोकस से गुजरेगी और दूसरी रेखा फिर से जाएगी O से, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 पर। यहाँ पर जो साइज होगा वो समान रहेगा और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं समान का आकार बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज हो गया और ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद भी आकार बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 तथा 2F1 के बीच में। यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा पास करेंगे और दूसरी रेखा O से जाएगी और हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 से परे बनेगा। यहाँ पर जो साइज होगा वो बड़ा होगा यानी कि विवर्धित होगा और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। इसके बाद हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे और इस बार वस्तु F1 पर रखी होगी। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो रेखाएं कभी मिलेंगी ही नहीं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। अब अनंत पर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी और वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा साइज नहीं बढ़ सकता और इसीलिए अब साइज कितना भी बड़ा हो अब थोड़ा सा छोटा ही होगा F1 पर रखे होने के बाद से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब हम F1 तथा O के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंस के पीछे बनेगी प्रतिबिंब और ये बड़ी होगी जो हमारा वस्तु है उससे, परंतु इस बार लेंस के पीछे बनी है इसलिए जो हमारी इमेज होगी वो आभासी होगी तथा इस बार ये सीधी होगी। तो ये 6 केस थे उत्तल लेंस के। चलिए देखते हैं अवतल लेंस के केस। अवतल लेंस के सिर्फ 2 ही केस है, तो ये आसान रहेगा। एक बार हम इसे अनंत पर रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि फोकस पर बनेगी और ये छोटी होगी बहुत ही ज्यादा बिंदु के आकार की और आभासी तथा सीधी होगी। अब एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि अवतल लेंस में जितनी भी इमेज बनती है वो सारी आभासी होती है और सीधी होती है। जो अवतल लेंस होता है वो कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनाता। तो अगला केस है जब वस्तु अनंत तथा O के बीच में हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि F1 तथा O के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये छोटा होगा और यहाँ पर फिर से ये आभासी होगा तथा सीधा होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे रे डायग्राम खत्म होते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लेंस सूत्र को। तो लेंस सूत्र लगभग दर्पण सूत्र जैसा ही होता है, बस यहाँ पर एक ऋणात्मक साइन आ जाता है जो वहां पर प्लस था। तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर फिर से v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है और f तो फोकस दूरी होती ही है। चलिए अब जानते हैं आवर्धन को। तो आवर्धन भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिवाइड करते हैं बिंब की ऊंचाई से। तो m बराबर होता है h' के। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जो m है वो प्रतिबिंब और बिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि m h' के बराबर तो होता ही है, परंतु ये v/u के भी बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। जब हम दर्पण की बात करते हैं तो वहां आवर्धन में एक माइनस का साइन भी आता है v से पहले, परंतु यहाँ पर वो साइन नहीं आता। अगर आपका आवर्धन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है।
चलिए अब आखिरी चीज जान लेते हैं, जो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम P लिखते हैं और P का फॉर्मूला होता है 1/f और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो इसकी क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। तो यहाँ ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, आपको जो फोकस दूरी दी होगी उसी का रेसिप्रोकल करने पर आपको लेंस की क्षमता मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि लेंस का प्रतिबिंब बनाना कैसे है, फिर हमने जाना लेंस सूत्र तथा आवर्धन, और फिर हमने जाना लेंस की क्षमता। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।